वेंडर्स नॉट मैप्ड विथ मी, ये इतने सारे वेंडर की लिस्ट आ गई। ठीक है, ये इसमें से कोई, मान लीजिए आपको मैप नहीं करना है, तो ये इसको क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और उठा के यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है मैप वेंडर। जैसे ही मैं इस मैप वेंडर को करूंगा, ये मेरे में मैप हो जाएगा। तो इसका मत कहने का मतलब है कि जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा, तो इस वेंडर का नाम जो है मेरी सूची में आ जाएगा भुगतान के लिए। ठीक है, तो ऐसे आपको करना। दूसरा जो काम है आपका, वो है इसमें एक्सपेंडिचर करने का। जब आपको लिमिट मिल जाती है, एक्सपेंडिचर लिमिट पंचायत को, तो आप यहां पे जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में ऐड न्यू करेंगे, अपना स्कीम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और अकाउंट नंबर आपका क्या है, जो जीरो बैलेंस अकाउंट होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। जैसे मेरा एसएनए अकाउंट है तो वो एसएनए आएगा, आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है तो वो जीरो बैलेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे किसको आप वेंडर, किसको पेमेंट करना चाहते हैं, वेंडर को करना चाहते हैं, बेनिफिशियरी को करना चाहते हैं, तो उसका आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा वेंडर। ये यहाँ पे वही लिस्ट आएगी जो मैंने ऑलरेडी जो मैप किए होंगे या रजिस्टर किए होंगे। तो मेरे पास इतने सारे वेंडर रजिस्टर्ड है, तो मैंने किसी को उठाया, जैसे मान लीजिए ग्रीनवुड एंटरप्राइजेस को मैंने उठाया, ये एक वेंडर है मेरे यहाँ रजिस्टर्ड, इसको मेरे को भुगतान करना है। ये लेटर नंबर मैंने डाला, कि लेटर नंबर क्या है, मेरा जिस ऑर्डर से मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो ऑर्डर नंबर में डाला, किस तारीख को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, और कितने अमाउंट का पेमेंट कर रहा हूँ। तो मेरे पास देखिए आप टोटल अवेलेबल अमाउंट दिखा रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये वही अमाउंट है जो कि आपको लिमिट, एक्सपेंडिचर लिमिट में मिला हुआ है। एक्सपेंडिचर लिमिट में से बचा हुआ अमाउंट है, मतलब कहने का मतलब आपको टोटल मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट से 100 रुपए की एक्सपेंडिचर लिमिट मिली थी, और उसमें से 10 रुपए आपने खर्च कर लिया है, तो यहाँ पे 90 रुपए दिखाई देगा। ठीक है, तो ये अवेलेबल अमाउंट है, इसी में, इसी के अंदर आप भुगतान कर सकते हैं। तो मान लीजिए 1000 रुपए का मैंने भुगतान किया, यहाँ पे डायरेक्शन लिख दिया है कि किस चीज का एक्सपेंडिचर है। तो मैंने लिख दिया इसमें जो है ये पंचायत भवन कंस्ट्रक्शन का है, क्योंकि आरजीएस में जो पैसा जा रहा है वो पंचायत भवन और सीएससी का जा रहा है। और यहाँ सेलेक्ट स्कीम करके मेरे को एक ही कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। अगर पंचायत भवन और उसका है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड रिपेयर ऑफ जीपी बिल्डिंग, इसी में आरजीएसए का पैसा पंचायतों को जा रहा है, तो यही कंपोनेंट हमेशा सेलेक्ट किया जाएगा, और कोई कंपोनेंट आप इसमें से सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, या मैप भी आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया था बल्क वाले में, तो आप जब आरजीएसए या कोई अकाउंट ऐड करेंगे पंचायत में, तो सिर्फ ये वाले कंपोनेंट को ही अपने यहां मैप करिए, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ जीपी बिल्डिंग। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया। वरना ये अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का पैसा है पंचायत भवन का, तो आपको जो मद सेलेक्ट करना है वो यहां पर करना है कैपिटल। ठीक है, ये पंचायत भवन के केस में हमेशा होगा। और अगर कोई मरम्मत, क्योंकि मरम्मत का पैसा एक ही बार हम लोग भेजे हैं शुरुआत में, उसके बाद भेजे नहीं है, तो आपके पास मरम्मत का पैसा होगा भी नहीं। आपके पास हमेशा कैपिटल का पैसा होगा, आपको कैपिटल सेलेक्ट करना है। यहां पे आपको डालना है 100, तो जितना अमाउंट होगा यहाँ पे आ जाएगा, आपको यहाँ पे ऐड कर देना। कोई लेटर नंबर आपको यहाँ डालना पड़ेगा, तो लेटर नंबर मैं एक टेस्ट डाल देता हूँ। ठीक है, ये लेटर नंबर डाल दिया मैंने, अब इसको मैं ऐड कर देता हूँ। और ये डेट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा भाई, सैंक्शन डेट के, तो मान लीजिए कल की ही डेट पे सैंक्शन हुआ, ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा एक कंपोनेंट ऐड हो गया, और यहां पे मैं इसको जो है वो यहां से सेव कर दूंगा, तो ये सेव हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो ये आपका पेमेंट आप बनाओगे, इस तरह से पेमेंट आपकी बनती है। ठीक है, ये जो पेमेंट है इसको आप अप्रूव कर दोगे, तो ये जो है आपका एक वाउचर क्रिएट हो जाएगा। ये वाउचर जैसे मैं क्रिएट ही कर देता हूं, मैं इसको बाद में रिजेक्ट कर दूंगा।
इसमें एरर आ गई। चलिए कोई नहीं, हमारे पास कोई ना कोई वाउचर बना होगा, उसमें से हम लोग देख लेते हैं। तो ऐड में किसी भी जो पीएफएमएस में ऐड का बटन है उसमें नई चीज ऐड होती है, और अगर आप कोई सेव करके रखे हुए हैं, कुछ करके रखे हुए हैं, तो वो मैनेज में चला जाता है। ठीक है, देखिए ये मैंने किया था एक वाउचर सेव, तो ये सेव हो गया है। अब इसी को मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया। इसमें मेरे को पे डिटेल्स ऐड करनी होगी, तो मैं पे डिटेल्स पे क्लिक करूंगा। अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज एक पूछेगा कि आपको किस इंस्ट्रूमेंट से पेमेंट करना है। तो आरजीएसए हो और या एसबीएम हो, दोनों ही केस में आपको ई पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर ही करना है। सेकेंड वाला ऑप्शन ये, इसको आपको ऐड करना है यहां पे, और आप इसको ऐड कर देंगे, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको कोई डिडक्शन करना, मान लीजिए आपको कोई टीडीएस या जीएसटी काटना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डू यू वांट टू ऐड एनी डिडक्शंस। तो डिडक्शंस आप जो है वो करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे आपका डिडक्शंस का ऑप्शन आ जाएगा। चाहे वो टीडीएस हो, चाहे वो जीएसटी हो, यहाँ पे आप टीडीएस ये जो है आपका आ जाएगा, यहाँ पे जीएसटी आ जाएगा। तो आपको टीडीएस और जीएसटी में टीडीएस ऑन सीजीएसटी, या टीडीएस ऑन एसजीएसटी, या टीडीएस ऑन आईजीएसटी, ये इन्हीं चार में से कोई चीज आपको काटनी होती है मैक्सिमम। ठीक है, तो एक टीडीएस आप काट सकते हैं, या जीएसटी पे टीडीएस काट सकते हैं। ठीक है, यही डिडक्शंस जो है पंचायतों में अभी हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको आपको ऐड कर देना है, और आपको कंफर्म कर देना है, ये पेमेंट आपकी बन जाएगी। क्लियर। तो डीओ का काम आपका ये है कि जो कि आप वेंडर का रजिस्ट्रेशन, आपका जो है वो एक्सपेंडिचर कैसे होता है, और दूसरा आपका डिडक्शंस का मैनेजमेंट। जो डिडक्शंस हैं वो कैसे मैनेज होते हैं, तो उसके लिए भी जो है वो प्रणाली है कि कैसे डिडक्शंस मैनेज होता है। वो होल्डिंग अकाउंट के थ्रू हम लोग डिडक्शंस मैनेज करते हैं, उसका भुगतान करते हैं। ठीक है, ये एक डीओ का पूरा नक्शल में एक हमने आपको काम बता दिया। अब ये जैसे ही पेमेंट आप यहाँ सेव करेंगे, ये चेकर के पास चली जाती है। ठीक है, हम लोग चेकर की लॉगिन से लॉगिन कर लेते हैं। तो चेकर की लॉगिन लॉगिन कर लिया। ठीक है, तो ये चेकर की लॉगिन में भी आपको यहाँ पे दो चीज देखना है, एक एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर जो आएगा आपको, जो चेकर है उसको अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं। तो अप्रूवल पे मैंने खोल लिया, और इसको मैं यहां से सर्च करूंगा। ठीक है, ये मैं अपनी स्कीम सेलेक्ट करूंगा, और अकाउंट नंबर अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा जो मेरा जीरो बैलेंस या ऐसे। अभी यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जब कोई रिकॉर्ड होगा तो उस पर आपको क्लिक करके आपको सीधे उसको अप्रूव या रिजेक्ट करने का ऑप्शन है, आप उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर दें। ठीक है, तो ये आपका पंचायत में चेकर का काम है, जो कि पेमेंट को यहाँ पे करके मैं अप्रूव करना होता है। जैसे ही आप पेमेंट को अप्रूव करेंगे, आपका ये जो पेमेंट है ये चला जाएगा डीएससी साइन के लिए। तो आपको यहाँ पे ई पेमेंट में जाना होता है, और ई पेमेंट में डीएससी साइन पेमेंट फाइल विनैप, ये आपको सेलेक्ट करना है। ये आपको सेलेक्ट करके ये आप पेमेंट यहां से कर देंगे। यहाँ पे आपकी जो भी पेमेंट पेंडिंग होगी, तो मैं अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लूंगा, अपनी स्कीम सेलेक्ट कर लूंगा, और अपनी एक पेंडिंग फाइल पे डीएससी किस पे लगानी है मेरे को, वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, यहाँ पे जो डीएससी है, वो डीएससी सिर्फ और सिर्फ जैसे मैं शुरुआत में बताया कि चेकर की लगती है, मतलब डीए की लगेगी, प्रधान की, पंचायती केस में।
तो जो भी पेमेंट फाइल साइन होंगी वो डीएससी जो है वो प्रधान की डीएससी से साइन होंगी, ठीक है। और आपको यहाँ पे डीएससी का कॉन्फ़िगरेशन भी अपना करना पड़ता है वन टाइम, अगर आपने नहीं किया है तो अपनी डीएससी इनरोल करनी पड़ती है चेकर को, और उसका अप्रूवल जो है वो एडमिन से लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। अभी ये जो भी मेरी पेंडिंग फाइल होंगी वहां पे आ जाएंगी, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कौन कौन सी पेमेंट मैंने ऐसी करी है जो कि अप्रूव कर दी है लेकिन उसमें डीएससी नहीं लगाई है। तो यहां से आपको वो दिख जाएगा। यहाँ पे जिसपे भी आपको डीएससी लगानी होगी वो डीएससी आप उस पर लगा के उस पेमेंट को डीएससी अप्रूव कर देंगे। तो जैसे ही आप डीएससी अप्रूव कर देंगे तो आपका पेमेंट बैंक को चला जाएगा पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये नटशेल में ये पूरी प्रक्रिया है जो कि आपको मैंने बताई। अब जो है वो किसी के कोई प्रश्न हो तो वो पूछे, तब तो मैंने सब बता दिया आपको। पार्टिसिपेंट्स में आपका हम अनम्यूट कर दे रहे हो, एक करके कोई पूछे तो मैं प्रश्न बताऊं। चैट में वो लोग क्या लिख रहे हैं, चैट देखें। हाँ जी, किसी को कोई प्रश्न है? सब म्यूट ऑन पे आ गया, ऑप्शन आ रहा है, कर दिए वो, अलाउ कर तो दिया है, यस कर दिया। किसी का कोई प्रश्न हो तो अपने माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, पीएफएमएस से संबंधित कोई भी प्रश्न। किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई भी प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट करिए और पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है? पेमेंट में एफटीओ क्या होता है? देखिए यहाँ पे एफटीओ नहीं होता है, ये ई ग्राम स्वराज का परिभाषा है एफटीओ का। पीएफएमएस पे एफटीओ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पीएफएमएस पे हर ट्रांजैक्शन पे आपको डीएससी लगानी पड़ती है, क्योंकि पीएफएमएस पर ईयर बुक, डे बुक और मंथ बुक बनने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये सारी जो प्रणाली है ई ग्राम स्वराज की है, ठीक है। तो ई ग्राम स्वराज की जब आपकी क्लास होगी तब आपको ये बताया। हाँ जी, अब बताइए। हरि विलास कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। हरि विलास जी सर। हरी बिला हाँ, क्या आप परिचय है आपका और क्या प्रश्न बताइए। ग्राम पंचायत हकीमपुर कौशाम्बी ब्लॉक है सर। क्या पंचायत अब सहायक है, इसको एक पंचायत सेक्रेटरी है? सहायक सर। हाँ बताइए। सर एक बार प्रैक्टिकल इसको सिस्टम पे कर लेंगे तो हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने तो प्रैक्टिकल आपको करके दिखा दिया ऑनलाइन ट्रेनिंग में। जी सर, जी सर। तो कोई प्रश्न आपको कोई हो, कोई कुछ समझने में दिक्कत हो तो बताइए मेरे को, तो मैं प्रश्न का उत्तर दूं आप। नहीं सर। हेलो। पंचायत सहायक की कोई डीएससी नहीं है। यहाँ पे पीएफएमएस पर जो डीएससी इस्तेमाल होती है सिर्फ और सिर्फ प्रधान की होती है। अभी हम सेक्रेटरी की डीएससी का कोई इसमें प्रावधान भारत सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। हालांकि हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि सेक्रेटरी का भी डीएससी है उसकी भी प्रणाली दी जाए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, गौतम खिराज पंचायत सहायक और कौशाम्बी ब्लॉक अध्यक्ष पंचायत सहायक संघ से। हेलो अच्छा बताइए। सर, यदि इसको करने में पीएफएमएस पे कोई प्रॉब्लम हो तो क्या ब्लॉक से कोई सपोर्ट मिल सकता है सर? क्या कैसी प्रॉब्लम? जैसे पीएफएमएस यही है, पेमेंट यदि कोई पंचायत सहायक करना चाहे और कर रहा हो, मान लिया उसको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो पंचायत सहायक किससे जानकारी ले सकता है? आप अपने डीपीएम से जब पूछिए, डीपीएम आपको बताएंगे। डीपीएम है, डीसी। हाँ, क्योंकि ब्लॉक लेवल पे तो कोई ऐसा आदमी है नहीं हमारा जो सर कंप्यूटर, ट्रेन सर किया। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं
देखिए, तो क्या कंप्यूटर ऑपरेटर को तो हमने ट्रेन अभी किया नहीं है, हमारे संज्ञान में नहीं है। और कंप्यूटर ऑपरेटर से अगर आप बात करते हैं तो वो हो सकता है कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स को पता हो, हाँ सर, लेकिन हमारे मैक्सिमम लोगों को जो है वो, अगर उनकी ट्रेनिंग हुई है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। हाँ सर, लेकिन जैसे मेरा हमारे सजेशन ये होगा कि आप डीपीएम से बात करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी हम लोग ब्लॉक लेवल पे भी ब्लॉक बीपीएम रखने जा रहे हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। तो वो लोग जब पहुंच जाएंगे तो उनको जो है ई ग्राम स्वराज और पीएफएमएस की ट्रेनिंग हम लोग यहाँ से दे के भेजेंगे। तो तब आप लोगों को थोड़ा सा इस मामले में सहूलियत मिल जाएगी। ये चुनाव बाद जो है उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होके उनको हम लोग तैनात करेंगे हर ब्लॉक में एक ब्लॉक पंचायत मैनेजर। तो आपको फिर डीपीएम से ना बात करके आपका बीपीएम से काम चल जाएगा। आपको अभी 33। और किसी का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है? फोटो करा फार्म है एक भर ले, फोटो करा जाओ, फोटो करा के दो वापस करो। ठीक है, चलिए अब आपकी ई ग्राम स्वराज की क्लास शुरू होगी। तो ई ग्राम स्वराज आपको मिस्टर अखिलेश जो है हमारे यहाँ पे स्टेट कंसल्टेंट हैं, ये पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए धन्यवाद। कैसे बनाएंगे, ठीक है। दूसरा कि कार्य योजना में एक पार्ट है सप्लीमेंट्री का, पूरक कार्य योजना का, उसको आप कैसे करेंगे। उसके बाद आपका पेमेंट वाउचर कैसे बनाएंगे, ठीक है। उस पेमेंट वाउचर के भी कई पार्ट हैं कि प्रशासनिक अनुमोदन कैसे देंगे, तकनीकी अनुमोदन कैसे देंगे, वाउचर कैसे बनाएंगे, ठीक है। फिर उसको फाइनल कैसे करेंगे, ये आपके इतने स्टेप हैं। तो मैं सबसे पहले आपको प्लानिंग के बता रहा हूँ, ईजीएस का प्लानिंग का। जैसे कि आप लोग सभी लोग अवेयर हो कि ग्राम पंचायतों को केंद्रीय वित्त और राज्य वित्त की धनराशि ट्रांसफर होती है। राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त का, राज्य वित्त में आपके स्टेट फाइनेंस कमीशन में आपका पंचम वित्त आप लोग जानते हैं। केंद्रीय वित्त में आप 15वां वित्त टाइड और अनटाइड से अवेयर हैं। तो जो इनकी धनराशि जाती है मुख्यतः तो यही धनराशि है, लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों में आपके स्वच्छ भारत मिशन जिसे एसबीएम आप कहते हैं, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का अमाउंट ट्रांसफर होता है। और आपका राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का अमाउंट ट्रांसफर होता है। इसके अलावा कुछ आपके ग्राम पंचायतों की खुद की आय के होते हैं। तो ये जो सारे अमाउंट ग्राम पंचायतों को ट्रांसफर होते हैं, ये कैसे एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, उसी पर पूरा आपका प्लानिंग होती है कि हम उन पैसों को कैसे खर्च करेंगे, ठीक है। इन्हीं की आप प्लानिंग अपनी कार्य योजना में सम्मिलित करते हैं बेसिकली कि चूंकि जो कार्य योजना बनता है वो 1 वर्ष के लिए बनता है। अभी जैसे वित्तीय वर्ष आपका 23-24 चल रहा है, जो कि 31 मार्च तक है। फिर उसके बाद 1 अप्रैल से आपका 24 और 25 वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर। तो हम लोग 24-25 की कार्य योजना इस वर्ष बना रहे हैं। मतलब कि ये हर साल होता है, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होने वाला होता है उससे 2-3 महीने पहले उस फाइनेंशियल ईयर का कार्य योजना बन जाती है। जैसे 23-24 की जो कार्य योजना है वो ऑलमोस्ट सभी ग्राम पंचायतों की बन चुकी होगी, केवल ऑनलाइन किया जा रहा होगा। तो इनकी जो कार्य योजना ऑनलाइन की जाती है, ये आपका ई ग्राम स्वराज पर एडीएम के लॉगिन होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो, कुल 3 लॉगिन आईडी पासवर्ड होते हैं। एक होता है आपका एडीएम का, एक मेकर और एक चेकर का। तो जो एडीएम का लॉगिन होता है उसी से आपकी कार्य योजना अपलोड की जाती है। कार्य योजना बनाते समय अभी मैं एक आध 2 एग्जाम्पल दिखा दूंगा आप सबका, ग्राम पंचायतों का किसी एक का, कि आप लोग देख सकते हैं कि आपकी कार्य योजना आपकी ग्राम पंचायत का पोर्टल पर अपलोड होगा। जैसे कि ये आप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। अगर आप ई ग्राम स्वराज ओपन करेंगे, ठीक है, आप ये आपका ई ग्राम स्वराज है,
ठीक है, आप लोग काफी दिन से अब हो तो आप लोग को इसका पता ही है। इसमें आप नीचे जाएंगे रिपोर्ट सेक्शन में डाउन करके, तो आपको प्लानिंग दिखता है यहाँ पर, इस रिपोर्ट सेक्शन में प्लानिंग दिख रहा है आपको। आई थिंक इस स्क्रीन सभी को विजुअल होगा। मैं एक बार पूछ लेता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है? कोई बता दे, मैंने अनम्यूट किया हुआ है। जी सर दिख रहा है। चलिए ठीक है, ओके। तो ये आपका ई ग्राम स्वराज का रिपोर्ट सेक्शन है। इसमें आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर प्लानिंग है, ठीक है। अभी चूंकि जो अभी आपको पढ़ाना है केवल उन्हीं पर फोकस रहेगा, तो सभी ऑप्शन नहीं बता पाऊंगा। तो इसमें आपका जो प्लानिंग सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है पहला प्लानिंग। प्लानिंग में देखेंगे तो कई सारे सेक्शन है। अप्रूव एक्शन प्लान रिपोर्ट है, पेंडिंग है, अप्रूव प्लान एक्टिविटी बाय डिटेल रिपोर्ट है। अगर आप नीचे देखोगे तो पंचायत डेवलपमेंट प्लान अपलोड स्टेटस, ये सब सारे आपके प्लानिंग के सेक्शन है। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। जैसे मैं पहला बताऊं कि अगर आपको देखना है कि आपकी ग्राम पंचायत का प्लान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तो कौन कौन सी उसमें एक्टिविटी है देखना हो, तो अप्रूव एक्शन प्लान रिपोर्ट पर क्लिक करिएगा। इसमें आप वित्तीय वर्ष चूज कर लीजिएगा। जैसे कि देखो, आप नीचे देखोगे 24-25 का दिखा रहा है कि अगर 24-25 का प्लान पड़ा है कि नहीं पड़ा है। इंटर करके आप आगे बढ़िएगा तो आप इसी तरह आप किसी भी वित्तीय वर्ष का देख सकते हैं। अभी मैं आपको करंट, ये पूरे स्टेट का डैशबोर्ड है। आप यहाँ पर नीचे आएंगे अपना उत्तर प्रदेश का, तो आप उत्तर प्रदेश में देखोगे कि अभी 24-25 में प्लान अभी नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। हम इसको बैक करके लास्ट ईयर का देखते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर 23-24 का देख लेते हैं कि 23-24 में कितने प्लान आपके पड़े हुए हैं। तेईस 24 में आप स्क्रॉल करके क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत तीनों का होता है प्लानिंग। तो आप देखोगे 75 जिला पंचायत में 75 का एंट्री हुई है, 826 क्षेत्र पंचायत में 773 का हुआ है, और 57,702 ग्राम पंचायतों में 57,596 का हुआ है। आप ग्राम पंचायत पर क्लिक करोगे तो फर्दर उसकी आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। जैसे आज का मेरे ख्याल से ट्रेनिंग आज किस जनपद की है, आज चलिए कोई नहीं, मैं किसी भी जनपद दिखा दे रहा हूँ। जैसे आगरा का, तो अगर आप आगरा का क्षेत्र पंचायत पर क्लिक करोगे तो इस क्षेत्र पंचायत की सभी ग्राम पंचायतें आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो कहीं कहीं पर आपका मेन प्लान पड़ा होगा, कहीं कहीं पर सप्लीमेंट्री पड़ा लिखा हुआ है। जैसे जो ये 4 नंबर और 5 नंबर पर हैं, अगर आप इनको देखोगे तो आप 4 नंबर और 5 नंबर पर देखोगे तो आपकी ग्राम पंचायत का जो नाम है औरा खास, उसमें एक मेन प्लान पड़ा हुआ है, एक सप्लीमेंट्री पड़ी हुई है। मतलब एक मुख्य प्लान पड़ा हुआ है, एक सप्लीमेंट्री पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ा इसको और मैं डिटेल से बताऊंगा। आप व्यू करोगे, अभी जैसे आप मेन प्लान व्यू करके देखोगे तो आपके यहाँ पर एक्टिविटी जो लास्ट सेक्शन है, आप यहाँ देखोगे तो आपके सारे जो एक्टिविटी हैं, कौन से काम आपके वित्तीय वर्ष में कराए जाएंगे, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दिख जाएगी, ठीक है। आप इसे एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हैं। इससे मेन प्लान में टोटल एक्टिविटी इनकी पड़ी हुई है 33। अब आप अगर आप सप्लीमेंट्री में देखोगे तो सप्लीमेंट्री में भी कुछ काम इनके, हम माउस रख दो, हाँ ठीक है।
इसी तरह आप सप्लीमेंट्री में आप क्लिक करके देखोगे तो कुछ आपको सप्लीमेंट्री में भी प्लान आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे देखो 33 आपके मेन प्लान थे और आपके 4 आपके सप्लीमेंट्री पड़े हुए हैं। अब मेन प्लान क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होती है? जो वित्तीय वर्ष का पहला प्लान होता है, जो वित्तीय वर्ष का पहला प्लान होता है उसे मेन प्लान कहते हैं। जैसे कि अभी आपके 1 अप्रैल से जो आपके ग्राम पंचायतों में काम कराए जाएंगे उसके लिए जो अभी प्लानिंग हो रही है वो आपकी मेन प्लान है। जब वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है कि अभी जो मैंने आपको प्लान दिखाया मेन प्लान जिसमें 33 एक्टिविटी थी, हो सकता है कि उस 33 एक्टिविटी में से कोई ऐसा काम है जो कि नहीं कराना है, ठीक है, और कुछ ऐसे काम आपके आ गए हैं जिनको कराना है लेकिन वो मेन प्लान में नहीं है। कुछ ऐसे काम जो कि 33 के लिस्ट में है वो काम आपको कराने हैं। तो इन उन कामों को कराने के लिए आपको जब तक आप ई ग्राम स्वराज पर उसकी योजना इंटर नहीं करेंगे तब तक आप नहीं करा पाएंगे। इसीलिए आपने क्या किया, फिर सप्लीमेंट्री चूज किया। जो 4 काम अभी इसमें दिख रहे हैं ये 4 काम आपके उस 33 की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं होंगे, इसीलिए सप्लीमेंट्री के रूप में, पूरक के रूप में आपको ये 4 काम एंट्री किए गए हैं। साल भर में 1 मेन काम और 4 सप्लीमेंट्री इंटर की जाती है। 1 मेन प्लान और 4 सप्लीमेंट्री आप मैक्सिमम ऑनलाइन कर सकते हो। तो लेकिन ये भी ध्यान रखना होता है कि जो सप्लीमेंट्री होती है उसमें गैप जरूर होना चाहिए। आप तुरंत तुरंत सप्लीमेंट्री एक ही महीने में चारों यूज ना कर लें, क्योंकि 1 वर्ष का टाइम होता है। तो 1 वर्ष के टाइम में आपको हर कोशिश ये हो कि 2 से 3 महीने के अंतराल पर ही आप उसकी एंट्री कराएं। ये आप प्रधान और सेक्रेटरी को जरूर अवगत करा दीजिएगा कि सप्लीमेंट्री का मिस यूज ना करें। वो तब आप यूज करिए जब आप वाकई कोई काम छूट गए हो मेन प्लान में, तो वो आप इंटर करें। तो आप यहाँ से देख सकते हो, मैं अब लॉगिन करके कि प्लान की एक्टिविटी कैसे एंट्री होती है वो, क्योंकि 24-25 का मैंने देखा अभी प्लान नहीं पड़ा हुआ है। तो 24-25 की योजना पंचायत सहायकों द्वारा अपलोड की जाती है या उनकी सहायता ली जाती है, तो आप लोग बेटर गाइड कर पाएंगे कि आप अच्छे से अच्छी अपनी ग्राम पंचायतों की फीडिंग कैसे कर पाएंगे। आप सपोज ऐसे समझिए कि अगर आपकी ग्राम पंचायत में प्लान अच्छे से इंटर किए गए होंगे तभी आप उसका एक्सपेंडिचर अच्छे से होगा, ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर का अमाउंट है, जो टाइमलाइन है, वो आपको अच्छे से रिपोर्ट सेक्शन में आ सके। अगर आपकी प्लानिंग ही गड़बड़ होगी तो आपकी रिपोर्ट सेक्शन भी गड़बड़ होगा। जैसे क्या गड़बड़ हो सकता है, मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं। जैसे कि कुछ लोग मुख्यतः डालते हैं कि हैंडपंप का रिबोर कार, अब एक्टिविटी नाम पड़ गया हैंडपंप का रिबोर कार, अब उसकी कीमत है आपका 20,000 रुपए, प्लानिंग में पड़ा हुआ है। लेकिन अब उस रिबोर के स्थान पर आप मरम्मत करा रहे हो, नाम है एक्टिविटी का कि हैंडपंप का रिबोर का, लेकिन आप उसे मरम्मत करा रहे हो 4,000 रुपए में, तो वो आपकी आईडी का जब रिपोर्ट देखा जाएगा तो वो आपका रिपोर्ट सही से नहीं पता चलेगा कि कार्य तो आपका रिबोर का है नाम और इस पे हैंडपंप मरम्मत हुआ है, तो आपकी रिपोर्ट गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह कोई आपका नाली खरंजे की बात हो या आपका बात हो कि राम के घर से श्याम के घर तक इंटर लॉगिन काम, अब काम का नाम है राम के घर से श्याम के घर तक, लेकिन काम कराया गया है मोहन से लेकर राम तक, तो आपकी रिपोर्ट गड़बड़ हो जाएगी। उसमें जो अमाउंट लिखा गया है या कि जो एक्चुअल अमाउंट पड़ता है आपकी कार्य योजना में, वो कहीं कम और ज्यादा ना हो। कम ज्यादा कैसे, कि मैं आपको एक डैशबोर्ड के माध्यम से समझाता हूं। इसमें इसका वो डाल देते डैशबोर्ड का, ठीक है क्या है।
ये आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। इसमें देखो मैं समझाता हूँ कि प्लानिंग कैसे होती है। जैसे कि आपका 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी ग्राम पंचायत को पूरे वित्तीय वर्ष में मैं 100 रुपए प्राप्त होते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन में। ये आप लोग ध्यान से समझिएगा, तभी आप सप्लीमेंट्री और पूरक योजना की एंट्री आप कर पाओगे, नहीं तो आप परेशान रहोगे, ना आप सही से गाइड कर पाओगे। अभी मैं छोटा छोटा अमाउंट ले रहा हूँ। अमाउंट तो आपके ग्राम पंचायतों में 10 लाख 20 लाख 50 लाख जाता होगा, 2 लाख 5 लाख जाता होगा। अभी मैं समझाने के लिए सिंपल सा अमाउंट ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। आप मतलब कि पंचम वित्त में मान लीजिए कि आपको ग्राम पंचायत को 100 रुपए गया, ठीक है, और आपका 15वां वित्त जो है, 15वां वित्त में टाइड होता है, ठीक है, एक तो टाइड और एक अनटाइड होता है, ठीक है। टाइड में मान लो कि आपको 60 रुपए प्राप्त हुआ और आपको 15वें वित्त में अनटाइड में 40 रुपए प्राप्त हुआ, ठीक है। टोटल अमाउंट हो गया आपका, टोटल अमाउंट हो गया आपका 200 रुपए, ठीक है। क्योंकि जब आप योजना बनाओगे तो ग्राम पंचायत में जितनी भी धनराशि जाती है सबका योग करके, अब इसमें मैंने 2 स्कीम लिया है, ठीक है, लेकिन आप रेवेन्यू ग्राम पंचायत की खुद की है जिसे बोलते हैं OWN दिखता है। आप SBM का भी प्लान इसमें इंटर कर सकते हो, RGSA का भी कर सकते हो, ठीक है। अन्य भी इस स्कीमों का अगर पैसा आपको ग्राम पंचायतों को प्राप्त हो रहा है तो भी उसकी एंट्री कर सकते हो। वैसे तो ग्राम पंचायत में सभी विभाग की कार्य योजना का समावेश होता है, लेकिन जिसका अमाउंट ग्राम निधि के खाते में जाता है उसका हम अमाउंट बुक करते हैं। बाकी जो काम अन्य ग्राम पंचायतें कराती हैं, सॉरी, ग्राम पंचायतों में अन्य विभाग कराते हैं जिसका अमाउंट हमको नहीं प्राप्त होता है, उनकी एक्टिविटी तो इंटर करते हैं लेकिन उनका बजट हम 0 लिखते हैं। जैसे आपकी आंगनवाड़ी का होता है कि आंगनवाड़ी में कायाकल्प काम, मरम्मत कार्य, अब वो काम कोई और विभाग के अमाउंट से हो रहा होगा, लेकिन वो ग्राम पंचायत में हो रहा है तो वो JPDP का पार्ट होगा, ग्राम पंचायत का पार्ट होगा। उस एक्टिविटी को आप इंटर कर सकते हैं, उसका अमाउंट आप इंटर नहीं करेंगे, मार्क कर देंगे कि अन्य विभाग का है। तो इसी तरह आप सभी विभागों की स्कीम का आप JPDP में सम्मिलित कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिंपल सा समझाने के लिए केवल 2 स्कीम ले रहा हूं और उन्हीं के बारे में आपको आगे बढ़ रहा हूं। तो जैसे आप टोटल पंचायतों को साल भर में 200 रुपए प्राप्त हो रहा है तो प्लानिंग भी आपकी 200 रुपए के ही रहेगी, ठीक है। इससे 20% बढ़ाकर आप योजना इंटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका 20% इसका आप निकालोगे 200 रुपए का तो 40 रुपए आएगा। तो आप मैक्सिमम प्लानिंग, ठीक है, मैक्स प्लानिंग आप कितने कर सकते हो 240 रुपए का, और मिनिमम प्लानिंग आप कर सकते हो 200 रुपीज का। प्लानिंग करेंगे तो आपका सबमिट नहीं होगा, 241 रुपए करेंगे तब भी आपका सबमिट नहीं होगा, क्योंकि जितना भी बजट आपका है उसका टोटलिंग ही आप अपनी प्लानिंग में सम्मिलित उसी के अकॉर्डिंग कराना है। तो जितना अमाउंट आपकी स्कीम का आ रहा है वो आपको अभी मैं लॉगिन कर दिखा दूंगा, कहाँ दिखता है वहां से आप नोट कर लीजिएगा, सिंपल सा उसको टोटल कर लीजिएगा, जितना अमाउंट आए उसका 120%, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, और उतने का ही आप उससे के अंदर ही 100 से लेकर 120% के बीच में ही आप आपकी कार्य योजना पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये आपका तो मैंने टोटल के हिसाब से बताया, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो चूंकि मैंने 2 स्कीमें ली हैं तो आप इन दोनों स्कीमों का आप 120% निकालोगे। अभी तो मैंने यहाँ पर टोटल के अकॉर्डिंग निकाल दिया, लेकिन अगर आप यहाँ पर ऐसे निकालोगे तो ये आपका 120 हो जाएगा 20% के हिसाब से, ठीक है। ये आपका 72 रुपए हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका इसको ये आपका 48 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। आप लोग अपनी डायरी में आप पेपर पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है, ताकि आप वहां पर नोट करते रहिए, ठीक है। तो 240, ठीक है,
तो जब आप अपनी योजना बनाओगे, ठीक है, तो हर स्कीम में कितना अमाउंट आपको मिलता है उस टोटल अमाउंट का आप 120 वही अपने आप को अनम्यूट करके बताया, समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया। क्यों? किसी ने काम किया कि किसी ने योजना अपलोड की है? जब मैं आप सबको म्यूट रखता हूं तो कुछ ना समझ में आता, तब चैट बॉक्स में आप लिख दिया कीजिए, ठीक है? चैट बॉक्स में तो मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सीखो लेकिन सही से सीखो। मैं अभी जो चीजें आपको अभी डैशबोर्ड पर दिखा रहा था वो मैं आपको अभी लॉगिन करके दिखाता हूँ, ठीक है? ये आपकी ग्राम पंचायत का एडीएम का लॉगिन है, ठीक है? आपकी ग्राम पंचायत का एडीएम का लॉगिन है। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 3 डॉट जो दिख रहे हैं इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आता है आपका, सॉरी ये मैंने मेकर का लॉगिन कर दिया है, ठीक है? मैं अभी आपको, चलो ये लॉगिन है तो मैं इसमें आपको एक और चीज और बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पर ये ऊपर ऊपर आप देख रहे होगे, ये पट्टी दिख रही होगी, ठीक है? इसमें ग्राम पंचायत का नाम लिखा है, ठीक है, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट का नाम। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका ये नेम है, जिस भी ग्राम पंचायत का लॉगिन है उसी ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी का नाम, ठीक है, उसका पद, उसकी ईमेल आईडी और उसका मोबाइल नंबर इंटर होना चाहिए। ये तीनों में, एडीएम में, मेकर में और चेकर में, तीनों में ये लॉगिन आपका जब भी करोगे तो ये देख लेना कि जिस ग्राम पंचायत का लॉगिन है उसी सेक्रेटरी का डेटा यहाँ पर इंटर है कि नहीं है। इन 3 के अलावा, मतलब एडीएम, मेकर, चेकर, एडीएम और मेकर में सेक्रेटरी का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, पदनाम होगा, और चेकर में आपके ग्राम प्रधान का। इसके अलावा किसी और का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंटर नहीं होना चाहिए। आप इसको अगर चेंज करना चाहो, ठीक है, तो यहाँ से आप इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे, माई प्रोफाइल पे जाओगे तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे रहा है। इसको जब आप चेंज करोगे तो ओटीपी जाता है, मोबाइल नंबर पर जाएगा, उसको ओटीपी पर डालोगे, जिसको उसका ओटीपी आएगा तब यहाँ अब अपडेट होगा, और मोबाइल नंबर इंटर करोगे तब अपडेट होगा। इसलिए ये हर 6 महीने में अपडेट करना होता है, क्योंकि सेक्रेटरी अगर चेंज हो गए हैं तो ये अपडेट होना जरूरी है, नहीं तो आपका आईडी पासवर्ड कोई और चेंज कर सकता है। क्योंकि जब आप आईडी पासवर्ड चेंज करते हो तो ओटीपी जाता है, ओटीपी जाएगा तो कोई पुराना जो उसका मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है वो उसको यूज करके आईडी पासवर्ड चेंज कर सकता है, ठीक? मैं अभी आपको एडीएम का लॉगिन कर रहा हूँ, उसका भी मैं प्रोफाइल दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? प्रोफाइल में हमेशा जैसा हम बताया कि एडीएम और मेकर में सेक्रेटरी का और चेकर में आपके प्रधान का ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर हो। आप आज किस जनपद के लोग हैं? कौशाम्बी। कौशाम्बी के लोग हैं, ठीक है। स्क्रीन लॉगिन की, हाँ मैंने देखा। ये वाला स्क्रीन दिख रही है, देख लो। हाँ दिख रही है, ये वाली। ये दिख रही है ना? नहीं दिख रही, पूरा विंडो शेयर कर दे, पीडीएफ नहीं दिखता है। ठीक? अब देख रहे थे ना? हाँ दिख रही। ठीक, ये देखो आप एडीएम का मैंने किया है लॉगिन। अब यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ देखो वही ऊपर दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर देखूं तो मैं ये एडीएम का मैंने किया है लॉगिन, और इधर मैंने
मेकर का किया था। ये देखो नीचे, ये देखो, ये आपका एडीएम का है लॉगिन है, और ये आपका मेकर का लॉगिन है। देखो दोनों में ही आईडी और मोबाइल नंबर अलग है। ठीक है, ग्राम पंचायत सेम है, लेकिन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अलग है। ठीक है, तो इससे मैं वही जो बता रहा था कि भाई एडीएम और मेकर, ठीक है, एक ही सेक्रेटरी के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पड़ेगा, और चेकर में केवल प्रधान का। देखो मैंने एक ही ग्राम पंचायत का किया है, तो ये मिस्टेक आपके यहाँ भी दिख सकती है, तो आप लोग उसको सेक्रेटरी को बताकर चेंज करा लीजिएगा। ठीक है, अब देखो ये मैंने एडीएम जो आपको मैंने ये आपको मैं सिखा रहा था टाइड और अनटाइड का। ठीक है, कि पंचम वित्त का आपका 100 रुपए मिला है, टाइड में आपको 60 रुपए मिला है, 15वें वित्त के आपको अनटाइड में 40 रुपए मिला है। तो 120% 100 का 120 रुपए, 60 का 120% 72 रुपए, 40 का 120% 48, टोटल अमाउंट हो गया आपका 240 रुपए। ठीक है, जिसमें से आप मैक्सिमम प्लानिंग का अमाउंट 240 कर सकते हो, और मिनिमम प्लानिंग आपकी 200 रुपए के बीच में ही होनी चाहिए। ये अमाउंट कहाँ देखोगे आप नीचे आओगे, देखोगे यहाँ पर फंड रिसोर्स एनवलप है, आप इसको ओपन करोगे तो आप यहाँ देखो ये सारे अमाउंट आपको दिख रहे हैं। आप यहाँ देखना बजटरी एलोकेशन में, जनरल में आप नीचे आओगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका 15वें वित्त का अनटाइड और 15वें वित्त का टाइड, इन दोनों अमाउंट को जोड़ लेना। ठीक है, अब यहाँ पर पंचम वित्त का है इसको अमाउंट। ठीक है, नीचे आपका OWN है, जब इन सभी का जोड़ोगे, ठीक है, या आप इंडिविजुअल जोड़ोगे, जैसे आप इसको लिखो डायरी में और इसका 120% निकाल लो। ठीक है, वो हो जाएगा आपका अनटाइड का। फिर आपका टाइड का, टाइड में भी आपके टाइड और अन टाइड में थोड़ा सा अंतर है, कि जो आपका टाइड का अमाउंट होता है, समझ लो इसको, तो इसमें दो होते हैं। एक तो आपके ड्रिंकिंग वाटर का होता है, ठीक है, कितना 50%। ठीक है, और आपका सैनिटेशन का होता है आपका 50%। ठीक है, ये आपके अनटाइड का अमाउंट का होता है। जैसे मान लो कि अगर आपका अनटाइड का अमाउंट, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 60 रुपए है। ठीक है, तो आपका ड्रिंकिंग वाटर में 50% इसका कितना हो जाएगा आपका 30 रुपए। ठीक है, ये प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि अगर आप प्लानिंग समझ गए तो बाकी सब आसान है इसमें। ठीक है, तो अब 30-30 रुपए मतलब 60 रुपए का आप 50% करोगे तो कितना हो जाएगा 30 रुपए आपका ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और आपका 30 रुपए आपका सैनिटेशन में। अभी मैं एंट्री करके दिखाऊंगा तो वहां पर आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका 120% निकाले हो तो 72 का आपका 50% कर लेना। ठीक है, इकट्ठा पहले भाई, फिर कर लो। पहले फिर इकट्ठा जोड़ देना। मोरे ही समझ न बने। इसीलिए मैं माइक ऑन नहीं करता हूँ, क्योंकि माइक ऑन करूंगा तो आप लोग बोलने लगते हो। कहाँ से चलो, मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया। ठीक है, अगर आप इसके लिए चलोगे तो फिर आपका ये 36 हो जाएगा, और ये आपका 36 हो जाएगा, 36 गुना 72। क्योंकि ये आप कैलकुलेशन सिंपल सा समझोगे तभी आप प्लानिंग में आप सक्सेस हो पाओगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एंट्री में, तो मैं जैसा कह रहा था कि आप 15वें वित्त का अनटाइड का जितना अमाउंट लिखा हुआ है 3,10,920 रुपए, इसका 120% कर लेना। 15वें वित्त में टाइड में आपका 4,66,380 लिखा हुआ है, पहला तो इसको 50-50 में बांट लेना। 2,33,000 कुछ रुपए आपके टाइड के ड्रिंकिंग वाटर हो जाएगा, और कुछ आपका सैनिटेशन का हो जाएगा 50%। इसी तरह अब आपके आप पंचम वित्त में आना, इसका 7,28,786 का आप वो 120% निकाल लेना। ये फ्रेश प्लानिंग के लिए है, मतलब आप पहली बार प्लानिंग कर रहे हो किसी वित्तीय वर्ष के लिए, तब का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी सप्लीमेंट्री नहीं आया हूँ। या बाकी आपका ये ओन सोर्स रेवेन्यू है, इसका आप 120% निकाल लेना। तो जो जितना टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा उसी के रेंज में आपको प्लानिंग इंटर
करनी है। जैसे मैं बता रहा था कि अगर आपको टोटल 100 रुपए 200 रुपए मिले हैं तो 240 अधिकतम आपकी प्लानिंग हो सकती है और 200 रुपए आपकी मिनिमम प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, इसी के बीच में आप रहेंगे, आप 210, 220, 230, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि ये 199 ठीक, तो ये हो गया आपका बजट जो आपको प्लानिंग से पहले नोट कर लेना। जहां पे देखो 00 लिखा हुआ है, ये अन्य विभाग की स्कीमें हैं, इसीलिए अमाउंट इनका 0 लिखा हुआ है। लेकिन प्लानिंग आप करोगे, जैसे यहाँ पे देखो SBM लिखा हुआ है, इस ग्राम पंचायत में शायद SBM का पैसा नहीं गया हो, इसलिए बजट इसका यहाँ पर 0 है। अब बाकी देखोगे जैसे प्रधानमंत्री आवास हर ग्राम पंचायत में जाता है, प्रधानमंत्री आवास का है, प्रधानमंत्री कौशल विकास का है, ये सारे स्कीमें आपकी ग्राम पंचायत में इम्प्लीमेंट है, लेकिन ये अन्य विभागों द्वारा है। तो प्लानिंग आप कर सकते हो, लेकिन पैसा खर्चा कौन करेगा? वही विभाग करेगा। ठीक, देखोगे आपका प्लानिंग है, प्लानिंग में आपका एक्टिविटी पूल है, एक्टिविटी पूल पर ही आप क्लिक करोगे तो रजिस्टर एक्टिविटी, अगर कोई एक्टिविटी आपने रजिस्टर की है और वो फाइनल नहीं हुआ है तो आप उसे चेंज कर सकते हो मैनेज में जाकर। हम बात करते हैं रजिस्टर एक्टिविटी पर कि कैसे एक्टिविटी इंटर की जाती है। अब देखो ये यहाँ पर ऐसे फॉर्म खुल गया, ये वही है जो मैंने आपको एक एक एक्टिविटी यहाँ पर दिखाया था, जो बाहर से रिपोर्ट दिखती है वहां पर देख लो, मैं फिर दिखा दे रहा हूं। जो आप लोगों ने यहाँ पर रिपोर्ट देखा था, ये सारी एक्टिविटी यहीं से इंटर होकर जाती है। यहाँ देखोगे ये प्लानिंग है, प्लानिंग पर क्लिक करोगे, प्लानिंग पे जाओगे, ठीक है। इस पे आपका अप्रूव एक्शन प्लान है, वित्तीय वर्ष आप चूज करोगे, कैप्चा भरोगे, तो जो वहां पर दिख रहा है प्लानिंग, ये सभी आपके प्लानिंग यहीं से इंटर की जाती है। आप आओ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब आप किसी ग्राम पंचायत को ओपन कर लो, जो ये एक्टिविटी सारी आपको दिख रही है यहाँ पर, ये सारी एक्टिविटी, ठीक है। देखो थीम है, एक्टिविटी नेम है, एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन है, एक्टिविटी फॉर सेक्टर, ये सारे फॉर्म आपको देखो, ये जो यहाँ पे एंट्री होती है यही वहां पर डेटा दिखता है। तो एक एक एक्टिविटी आपको यहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी अपने ग्राम पंचायत में, जो आपका कार्यवाही रजिस्टर पर फाइनल हुआ है कि इस वित्तीय वर्ष में 24-25 में ये काम कराए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो ग्राम पंचायतों में काम कराए जाएंगे, ठीक है, तो वो उन सभी को मॉनिटरिंग के लिए कि कौन सी मतलब जैसे आप एक ग्राम पंचायत की बात करोगे अपनी ग्राम पंचायत के लिए, लेकिन जब हम प्रदेश की बात करेंगे तो हम पूरे 57,691 ग्राम पंचायतों की बात करेंगे आज की डेट में। तो हमको अगर देखना है कि पूरे प्रदेश में, ठीक है, सड़क पर कितना काम हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर पे कितना काम हुआ है, सैनिटेशन पे कितना काम हुआ है, ठीक है, गुड गवर्नेंस पे कितना अच्छा काम हुआ है, महिलाओं बच्चों पर कितना वर्क हुआ है, तो हम एक एक ग्राम पंचायत का तो देख नहीं सकते। तो हम लोग क्या किए हुए हैं भारत सरकार ने कि अब कि पूरे अगर स्टेट का देखना हो तो हम कैसे देख सकते हैं कि ग्राम पंचायतें किस सेक्टर में काम कर रही हैं, ठीक है। तो उसी के लिए जो सारी एक्टिविटी है जो आप यहाँ रिपोर्ट में देखोगे, जैसे ये आपका ये एक्टिविटी है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब ये आपका जो डिस्पोजल है, ये आपकी एक्टिविटी है। कुछ अमाउंट वाले देख लेते हैं जिसमें अमाउंट भरा हो। टोटल एक्टिविटी कॉस्ट इनकी इमेज है, फ्लैगशिप, अच्छा है, फ्लैगशिप को लिखते हैं। यहाँ देखो 4th नंबर पर, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर इन्होंने एक्टिविटी का नाम लिख रखा है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, ठीक है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, ठीक है। ये आपकी स्टैंडर्ड एक्टिविटी है जो कि भारत सरकार ने तय कर रखी है
कि अगर आपने हैंडपंप मरम्मत लिखा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है हैंडपंप मरम्मत कार्य, ठीक है, तो ये किस एक्टिविटी पर से बिलोंग करती है? ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। किसका? ड्रिंकिंग वाटर। हैंडपंप क्या है आपका? पेयजल का पानी जो पीते हैं उसका स्रोत है, उसकी मरम्मत की बात की जा रही है। और किस थीम में आती है? वो आती है वाटर सफिशिएंट विलेज में। तो इसी तरह आपके पेयजल से संबंधित जितने भी एक्टिविटी लेंगे सब किसमें जाएगा? ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में। और किस थीम में जाएगा? वाटर सफिशिएंट में। इससे हम अगर हम थीम 4 को चेक करेंगे पूरे प्रदेश के लिए तो हमें पता चल जाएगा कि पानी पर कितना काम हुआ है। अब उस पानी पर भी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि पीने की पानी के लिए कितना काम हुआ है। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ कि ये काम 15वें वित्त से कराया जाएगा 1.5 लाख रुपए में, ठीक है। किस लिए? ड्रिंकिंग वाटर सेक्टर में। आप इसीलिए नीचे देखोगे ड्रिंकिंग वाटर के बाद देखो आपका आ गया फिर सैनिटेशन का। किस पे काम हो रहा है? स्वच्छता पर, ठीक है। सामुदायिक शौचालय केयर टेकर का मानदेय की बात हो रही है। और नीचे आओगे तो कहीं आपको लैंड इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा, मिट्टी भराव कार्य, ठीक है। कहीं कहीं स्कूल के प्रांगण में, खेल के मैदान में गड्ढे होते हैं तो उसमें मिट्टी डाली जाती है, तो लैंड डेवलपमेंट में। अब उसकी थीम चेंज हो गई, क्लीन एंड ग्रीन विलेज का हो सकता है कि वहाँ पेड़ पौधे लगाने हो। चलिए अब देखो सेक्टर आ गया रोड। रोड में क्या है कि ये सीसी रोड और इंटरलॉकिंग का काम कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक का? अब इसका जो एक्टिविटी नाम हो गया, स्टैंडर्ड हो गया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। किसमें जा रहा है? सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर विलेज। अब देखना है कि पूरे प्रदेश में रोड पर कितना काम हुआ है, तो हम सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर थीम नंबर 6 को सिलेक्ट करेंगे और उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि रोड पे कितना काम हुआ है। तो इस तरह हम लोग पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग करते हैं कि रोड पे कितना काम हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर पे कितना काम हुआ है, सैनिटेशन पे कितना वर्क हुआ है, ठीक है। ये सब चीजें हैं आपका। जैसे अगर इसमें कहीं आपका सबका मानदेय का भी होगा, पंचायत सहायक का है तो जीपी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगा, कहीं होगा जीपी इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं एक सिंपल सा एकदम भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है इसको। तो अगर थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको दिख जाएगा। देखो अब यहाँ दिख गया, ये है आपका 62 नंबर पर। अगर आप इसको देखोगे, अब क्या है? पंचायत सहायक का मानदेय, ठीक है। अब इसका जो स्टैंडर्ड है वो क्या है? आपका वेजेज, ऑनरियम, निरूमरेशन आपका जो आपका स्टाफ का है। और थीम क्या है आपका? थीम 8 विलेज विथ गुड एंड टेक्निकल सपोर्ट में। अब हमें देखना है कि की बुकिंग हुई है तो हम थीम 8 में जाकर वेजेज वाला सेक्शन चूज कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पंचायत सहायक का प्लस प्रधान का दोनों का एक ही होता है। तो हमें पता चल जाएगा कि कितना आपका हुआ है कि पूरे प्रदेश में 57,691 में कितनी ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक का मानदेय की एंट्री हो गई है, ठीक है। कल को फिर ये देखना है कि कितने का पंचायत सहायक का मानदेय निकल रहा है, वो भी हम लोग इसी से मॉनिटर कर लेते हैं। तो ये आपकी प्लानिंग का एक पार्ट था, मैं जो समझा रहा था कि अगर आपको समझ होगी तभी आप इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। अब मैं उसी चीज को यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे हमें अब एंट्री करनी है एक एक एक्टिविटी का। यहाँ पर कितने एक्टिविटी पूरे इंटर हैं इस ग्राम पंचायत में? आपके 63। तो अब 63 आपके वन टाइम नहीं होंगे, 1 बाय 1 होंगे। मतलब एक एक्टिविटी एंट्री करोगे, सेव एंड फॉरवर्ड करोगे, दूसरा करोगे, सेव एंड फॉरवर्ड करोगे। इस तरह आपका जितने भी एक काम होंगे आपके डायरी में लिखे होंगे, आपके कार्रवाई रजिस्टर में लिखे होंगे, वो सारी आप यहाँ पर एंट्री करोगे 1 बाय 1। मैं एक का दिखाता हूँ एग्जाम्पल कि अगर आपको 24-25 की योजना इंटर करनी हो तो आप कैसे इंटर करोगे। सब मतलब जो यहाँ पर है आपका ये किस थीम का नाम आपको जानना जरूरी है और दूसरा उसका स्टैंडर्ड एक्टिविटी नेम क्या होगा। जैसे कि मुझे इंटर करना है कि पंचायत सहायक का मानदेय, तो हम क्या करेंगे? पंचायत सहायक का मानदेय, ठीक है, किसमें जाएगा? विलेज विथ गुड गवर्नेंस में।
आप इसको टिक करोगे। अब यहाँ पर आप स्मार्ट सर्च भी कर सकते हो, चूंकि अगर आप काम दो तीन बार एंट्री किए रहोगे, अगर आप वेजेज लिख के सर्च करोगे तो सीधे आ जाएगा। देखो थीम 8 में विलेज विथ गुड गवर्नेंस में सीधे आ गया कि वेजेज होनेरियम में। आप इसको टिक कर लोगे, ये आपका सेक्शन, इतने चीजें कंप्लीट हो जाएंगे, आपको सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ी नहीं की। अगला जैसे मान लो कि अगर आपको रोड का करना है, आप यहाँ पर रोड इंटर करके सर्च करोगे, ये देखो रोड में इतने आ जाएंगे। अब आपको रोड में कंस्ट्रक्शन करना है, रोड का कि रिपेयर करना है, ठीक है, कि क्या काम करना है, कि ये मनरेगा वाला रोड है, जिसमें भी है आप उसको सिलेक्ट करो और आपके इतने 4 सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। सपोज जैसे कि आपको क्या करना है, ड्रिंकिंग वाटर का करना है, तो यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर लिख के आप सर्च करो। कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब इस नाम से कोई नहीं है, तो एक बार क्या करो, वाटर लिख के सर्च करो। वाटर में देखो अब इतने आ गए कि अब जो आपकी एक्टिविटी है कौन सा है, ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ड्रिंकिंग वाटर लिखा हुआ है, शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी क्या, ड्रिंकिंग आना चाहिए था। हाँ देखो मैंने जैसे अब ड्रिंकिंग करना था तो ड्रिंकिंग वाटर के इतने सारे आएंगे। अब इसमें से आपकी जो एक्टिविटी है कौन सी है, सपोज कि आप हैंडपंप मरम्मत की बात कर रहे हो, तो हैंडपंप मरम्मत किस में आएगा, ड्रिंकिंग वाटर में आएगा, ठीक है। और सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिख रहा है, प्लस आपका वाटर सफिशिएंट विलेज में भी दिख रहा है। अब आपको हैंडपंप मरम्मत की बात कर रहे हो तो आप रिपेयर, आप पाइप ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, इन सब में आप चूज कर सकते हो बेस्ट जो आपका होगा। इसमें ड्रिंकिंग वाटर में आपका पोलराइजेशन करना नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी में, सेल्फ सफिशिएंट में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी में आप इसको कर लोगे, आपका इतनी चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक, अब यहाँ पे आप अपनी भाषा में लिख लोगे कि मान लो कि स्कूल में स्थापित हैंड पंप मरम्मत का कार्य, ठीक है। ये मैंने सिंपल सा यहाँ पर लिखा, ठीक। अब मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, आपको समझ में आ रही है? यस सर। ये सर आ रहा है समझ में। ठीक है। कोई सेक्रेटरी भी जुड़े हैं कि सब पंचायत? चलो बढ़िया है, ठीक है। ठीक सर। डीपीआरओ ऑफिस कौशाम्बी से कोई जुड़ा है? हाँ हाँ, डीपीआर ऑफिसर कौशाम्बी से जुड़ा हूँ सर, सत्यप्रकाश पांडे। क्या है आप? सत्यप्रकाश पांडे सर, ग्राम विकास अधिकारी हूँ। अच्छा, आप जिले पर हैं? नहीं, जिले ब्लॉक नहीं सर, वहां से ब्लॉक से जुड़े हैं सर। नहीं, हाँ सर। ठीक है। कितने पंचायत सहायक हैं आपके जिले में? सर 416 हैं सर। बहुत कम लोग जुड़े हैं। और सेक्रेटरी? सर 250 लगभग जुड़े थे, उसके बाद फिर लेफ्ट में सब शुरू हो गए सर। बार बार मैसेज कर रहा हूँ लेकिन जुड़ नहीं रहे सब। चलिए, जब सर सेक्रेटरी जुड़े सर, राकेश मिश्रा सर, ग्राम पंचायत अधिकारी। चलिए, तो समझ में आ रहा है पंचायत साहब जैसे मैं समझा रहा हूँ? जी सर, जी सर। हाँ सर, आ रहा है सर। संकोच जहाँ न समझ में पूछ लीजिएगा, ठीक है? जी सर। जी जी सर। एक सर आईडी जनरेट होने में सर आईडी जनरेट नहीं हो पा रही है। अभी आप क्वेश्चन अपने नोट करके रखिए, हम समय देंगे पूछने के लिए, ठीक है? क्योंकि हम क्वेश्चन का जवाब देंगे तो फिर आपका फ्लो बिगड़ जाएगा, ठीक है? सर टाइड और अनटाइड का भी क्लियर कर दीजिएगा। कोई नहीं, जो आपके क्वेश्चन है आप नोट करके रखिए, हम फिर समझा देंगे, बगैर समझाए आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर, टाइड अनटाइड का समझा दीजिएगा। बिल्कुल, आप नोट करके रखो, ठीक है? पूछ लें, ठीक है? पहले यहाँ पर की आप एक्टिविटी, अब होता क्या है कि यहीं पर गलती होती है कि जो एक्टिविटी है, अब पता चले कि रोड की एक्टिविटी है, वो आपके सैनिटेशन में एंट्री कर दी गई है, ड्रिंकिंग वाटर की आपकी एक्टिविटी है, वो आपके से कर दी है। मैं आपको फोकस कर रहा था कि जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं, ये आप इसके अकॉर्डिंग आप
यहाँ पर जरूर सही से मेंशन करिए। एक प्रणाम। तो हमारा कंसर्न था कि जो आप यहाँ अपनी भाषा में लिख रहे हैं, ये आपके इससे ऊपर के चारों ऑप्शन में टैली करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो आप ये लिख रहे हैं ये केवल ये आपके लिए है, लेकिन इसके ऊपर जो चारों हैं वो स्टेट के लिए है, भारत सरकार के लिए है। अब आप यहाँ पर लिखो कुछ और सिलेक्ट कुछ करो तो वो आपके लिए भी। अब आप यहाँ पर लिख दो हैंडपंप रिबोर का काम, और आप यहाँ पर चूज काम करा लो मरम्मत का, क्योंकि अब ऑब्वियसली मरम्मत का अमाउंट और रिबोर का अमाउंट अलग होगा। ठीक है, चलो तो ये आप जो भी लिखो अपने भाषा के एक मैंने यहाँ पर सर्च करके बता दीजिएगा कि। और दूसरी बात कि अगर आप 2-3 साल का, ठीक है, आप देख लो हर जनपद में कोई न कोई जाए कि उसको इतना अच्छे से बनाता होगा, उसका डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड कीपिंग ये सब अच्छा होगा। जिले पर माइक आप लोग बंद रख लो, मैं यहाँ से म्यूट कर दूंगा सभी को। लो, इसलिए मैं ऑन नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि सपोज कि आप काम कराए हो एक्टिविटी मरम्मत होता है और आपने खर्च किया 40,000। ऑब्वियसली क्योंकि मरम्मत के बजाय आपने रिबोर कराया, आपने काम कराया है रिबोर का, लेकिन आपकी एक्टिविटी का नाम गड़बड़ है। अब आपने नाम का सड़क का आपने जो यहाँ पे एक्टिविटी है वो आपने स्पष्ट नहीं लिखा है, आपने लिख दिया कि रोड का मरम्मत कार। अब कौन सी रोड है? खड़ंजा है, इंटरलॉकिंग है, सीसी रोड है, बीटी रोड है, कौन सा रोड है वो आप लिखोगे नहीं तो अधिकारी या जो भी मॉनिटर करने वाला होगा वो आपका शक करेगा। आप यहाँ पर स्पष्ट लिखो कि हाँ भाई ये सीसी रोड का मरम्मत कार्य है, तो सीसी रोड आपने लिख दिया तो एक लगेगा नहीं भाई सीसी रोड की कॉस्ट इंटरलॉकिंग और आपके खड़ंजे से तो ज्यादा ही होगी। अब पता चले कि आपने यहाँ पर लिख दिया सिंपल सा खड़ंजे रोड का मरम्मत। अब और आप उसमें जो अमाउंट है अब वो कहीं ज्यादा दिख रहा है, तो ये सब डिस्क्रिपेंसी होती है। केवल आपके इस वाले सेक्शन को अगर आप ध्यान दोगे तो आपका ये बाकी 4 के डेटा ऊपर सही हो जाएंगे, तो आपकी रिपोर्टिंग 99% सही हो जाएगी। सेक्रेटरी से भी अनुरोध है, पंचायत सहायक भी अनुरोध है
कि आप कृपया करके सेक्रेटरी आप लोग खुद से आप अपनी योजना इंटर करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप पंचायत सहायक की मदद ले लीजिए। इसके अलावा आप किसी की मदद मत लीजिए, क्योंकि किसी और की मदद लोगे तो वो केवल खाना पूर्ति करेगा और आपकी योजना अपलोड कर देगा, यहाँ दिख जाएगा कि यहाँ काम इंटर है। लेकिन फिर जब आप काम कराने जाओगे तो आप एक्टिविटी खोज रहे हो सीसी रोड की, इंटर है आपका खड़ंजा में, फिर आप परेशान होगे, क्योंकि उस ऑपरेटर को जिससे आपने काम कराया है वो आपका अथराइज नहीं है। आप बता भी नहीं पा रहे हो कि मैंने उससे काम कराया है, ना आप ये बता रहे हो कि बता पा रहे हो कि मैंने खुद से काम किया है, कि मैंने पंचायत सहायक कराया है। तो वहां पर केवल स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होते हैं मिशन अंत्योदय के, आप लोग जानते हो। अगर वो आप जो कार्य ले रहे हो, मिशन अंत्योदय में जो गैप है जो यहाँ पर लिस्टेड है, अगर उसमें हो रहा है तो आप उसको टिक कर दीजिए। आप उसको कर रहे हो, हैंडपंप रिबोर काम कर रहे हो, वहां पर केवल 80 की आबादी रहती है, 80 की। तो आप केवल उसे 80 का चूज करो, ताकि जो नीचे डेटा भरो केवल वो उसी का भरने दे। देखो अब जनरल हटा दिया, केवल 80 का डेटा भर देगा, एसटी का भर उसकी ऑपरेटर आंख बंद करके इतना डेटा डाल देता है। तो कृपया करके कार्यवाही रजिस्टर में जो काम आप इंटर किए हो वो आपके लिए सही है, लेकिन जब एंट्री कराने की बात फील्ड आप उस पे बनाओ। एक्सेल शीट पे बना सकते हो तो बहुत बढ़िया है, एक्सेल शीट पे बनाइए, सारे काम का नाम लिखिए, टोटल अमाउंट लिखिए, कितनी पॉपुलेशन है वो सब आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। तब एंट्री करने वाला गलती नहीं करेगा। और पंचायत सहायक जब ये काम करेगा तो उसको भी पता होगा ना कि हमारी गाथन की ग्राम पंचायत की आबादी कितनी है, तो वो गलती नहीं करेगा। लेकिन किसी अननोन पर्सन से काम कराओगे जो उसको जानता नहीं है आपकी ग्राम पंचायत के बारे में, वो कुछ भी उल्टा सीधा भर देगा। इसलिए कैटेगरी ध्यान से चूज करिए। उसके आगे भी इसी तरह है कि जो आप काम करा रहे हो सभी के लिए है। मान लीजिए रोड है तो ऑल के लिए होगा, उस पे सभी लोग करेंगे। लेकिन मान लो आप खेल का मैदान बना रहे हो तो आप यूथ कर दो, ताकि कम से कम हम लोग रिपोर्ट निकालें तो ये तो पता चले कि हाँ यूथ के लिए कितना काम हुआ है, ओबीसी के लिए कितना काम हुआ है, जो हैंडीकैप है, दिव्यांग है, उनके लिए कितना काम हुआ है, महिलाओं के लिए कितना काम हुआ है। लेकिन यहाँ सब आंख बंद करके ऑल चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सफिशिएंट है। ठीक है, तो इन सब के छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत यूजफुल हैं। ठीक है,
ये सब प्लानिंग के पार्ट हैं। अगला है कि काम कब आपका शुरू हो रहा है, ठीक है। यहीं पर देखो ये लिख के आता है, अगर ये फ्लैगशिप स्कीम होती है, फ्लैगशिप स्कीम मतलब कि पंचायती राज के अलावा अन्य विभाग से संबंधित है, तो ये ऑटोमेटिक है। यहाँ पर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। अभी देखो ये नो नहीं करने दे रहा है। अगर ये अन्य विभाग की होती तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये आपको पूछता है यस और नो। अब उससे नो कर दोगे तो उसका नीचे का ये इतना सेक्शन भरने के लिए आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो फ्लैगशिप वाली जो स्कीम में होती है, फ्लैगशिप मतलब अदर विभाग की जो स्कीम है, मनरेगा है, हेल्थ है आपका, ठीक है, ICDS है, इन सब विषयों का। अब यहाँ सिंपल पूछ रहा है कि एस्टिमेटेड कंप्लीटेड टाइम ऑफ द एक्टिविटी, ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो आप उसे 1 महीने 10 दिन जितना भी हो आप उसको भर दीजिए। अगर आपका 15 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो मंथ आपका 0 होगा और आई आपका होगा। उसके बाद आपका कब से काम आपका शुरू होगा, ठीक है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और मंथ चूज कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एस्टिमेटेड कॉस्ट, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि एस्टिमेटेड जो कॉस्ट भरोगे वो बहुत ध्यान देने वाली बात है। कैसे? मैं एकाक सेक्रेटरी महोदय से जरा कोई सेक्रेटरी जवाब दीजिएगा, ठीक है, कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर हैंड पंप मरम्मत कार्य, ठीक है। अब बताइए हैंड पंप मरम्मत का कार्य है तो आपका खर्चा कितना आएगा, कोई एक बताए। कौशाम्बी जिले में एन एवरेज एक हैंड पंप मरम्मत पर कितना अमाउंट खर्च होता है? सर 3 से 5,000 रुपया। कितना? सर 3 से 5,000 रुपया, मैक्सिमम 5,000 रुपया एक बार में, मतलब एक हैंड पंप मरम्मत का, ठीक है, मैक्सिमम ठीक सर। है, कभी 1,000 भी लगता है, अच्छा। 2,000 भी लगता है। अब बताइए कि अगर हम यहाँ पर एक हैंड पंप मरम्मत का अमाउंट डालेंगे कि एक से ज्यादा का इंटर करेंगे? सर हमारे एक से ज्यादा लगभग कितने अमाउंट तक का? कितना? 1 लाख कर दें? सर एक कॉल आ गया था तो सुन नहीं पाए। जी सर। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसमें आप कितने हैंड पंप का अमाउंट जोड़ के आप इंटर करते हैं एन एवरेज। मैं जैसे सर आप सबको जो डाउट है वो क्लियर करने के लिए पूछ रहा हूँ, बेहिचक जवाब दीजिए। लगभग कितने हैंड पंप मरम्मत का आप एक साथ अमाउंट डालते हैं? सर जैसे 100 हैंड पंप ग्राम पंचायत में है तो हम उसमें से लगभग 30 हैंड पंप का मरम्मतीकरण में डाल देते हैं। 30 हैंड पंप का, तो 30 हैंड पंप के हिसाब से अगर 5,000 रुपए आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? सर सब में 5,000 नहीं लगता है, इसमें सर एवरेज की बात करें तो मान लो कि एवरेज बात करें तो 3,000 रुपए, ठीक है ना। अब 90,000 पड़ जाएगा। 90, मतलब नग हो गए आपके 30, अमाउंट हो गया 90,000, यही ना? नहीं, अब ये मत करिएगा क्योंकि आप हैंड पंप मरम्मत में 20,000 से ज्यादा का अमाउंट आप एक आईडी पर नहीं कर सकते। कितना? 20,000। ये आपका जियो था 2016 का जी। क्योंकि अगर आपकी ग्राम पंचायत में सपोज कि 30 हैंड पंप का मरम्मत होना है तो आप अलग अलग 30 एक्टिविटी डालोगे तो आपकी सारी एक्टिविटी तो हैंड पंप मरम्मत से ही भर जाएगी है। जी सर। इसीलिए कहा गया कि आप क्लस्टर में करो। क्लस्टर मतलब कि ये क्या 20,000 रुपए अधिकतम 20,000 रुपए में जितने हैंड पंप मरम्मत हो सकते हैं उतना आप करा लो। अब 20,000 रुपए में हो सकता है कि कौशाम्बी में 3 लगभग आपके 18 मतलब 6-7 हैंड पंप मरम्मत होंगे, ठीक है जी सर। हाँ, लेकिन अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो जैसे बड़ी ग्राम पंचायत होती है तो सर इसकी सर जैसे बड़ी ग्राम पंचायत होती है तो उसमें माजरे के हिसाब से भी डाल देते हैं। बिल्कुल, हम वही मैं आप सबको क्लियर कर दे रहा हूँ हैंड पंप मरम्मत के केस में कि आपका ग्राम पंचायत होता है, फिर वो बटा होता है राजस्व गांव में, ठीक है, आप पूर्वे होते हैं, ठीक है। अगर आपकी ग्राम पंचायत बड़ी है, जैसे मैंने कहा कि 20,000 रुपए अधिकतम है, अब 20,000 रुपए में वो आपका मजरा अगर कवर नहीं होता है
तो आप उसको और थोड़ा सा नीचे तक ले जाइए, बस्ती में उसको डिवाइड कर दीजिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे होता है। आपका ब्राह्मण बस्ती, हरिजन बस्ती, फला बस्ती, ये बस्ती, बाहर बस्ती, अंदर बस्ती, ठीक है, क्या बोलते हैं, खादर, बांगर, ठीक है, एहतमाली, गैर एहतमाली ऐसे होते हैं ना आपके। तो आप मतलब हमारा ये कहना है कि आप अपनी ग्राम पंचायत को जो भी आपके हैंडपंप का, चूंकि 100 हैंडपंप है, तो आपके एवरेज हर साल आपके 20 से 30 मरम्मत पर, मतलब कि आपके अगर 6 हो रहे हैं और आपको 30 का हैंडपंप की मरम्मत हो तो 6 पंचे 30, मतलब 5 आईडी। अब 5 आईडी आप 20-20 हजार रुपए का बना लीजिए अलग अलग एरिया के हिसाब से। तो कल को जब आपको मरम्मत कराने होंगे तो आप देखोगे नहीं ये इस एरिया का आईडी है, वो उसमें हमने 6 नग डाल रखे हैं, 3 की मरम्मत करानी है तो हमने उस आईडी से पर 3 का मरम्मत कर लिया, ठीक है। तो इस तरह आपकी एक जो ये हैंडपंप मरम्मत का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। और रिपोर्टिंग हैंडपंप मरम्मत में अब एज पर जियो हम कह रहे हैं कि 20,000 से ज्यादा हो ही नहीं सकता हैंडपंप मरम्मत की आईडी आपकी, और 1.5 लाख रुपए तुरंत वहीं पर कहते हैं कि डाउट हो जाता है कि हैंडपंप कराया गया है मरम्मत की रिपोर्ट कराया गया है, क्योंकि रिपोर्ट की तो इंडिविजुअल आईडी होती है। अगर आपके ग्राम पंचायत में 5 हैंडपंप रिबोर होने हैं, एवरेज ग्राम पंचायत में कितने हैंडपंप रिबोर होते हैं, पता नहीं चलता ना उनका कि वो रिबोर लायक हो गए, वो जरूरी भी हो जाता है कराना, जैसे स्कूल हो गया या पब्लिक प्लेस हो गया, होना है ना। हाँ सर, रिस्क किसको, मान लीजिए लगातार सुबह चलता रहे, नहीं उसे दिक्कत नहीं, अभी चलने दो, ठीक है, तुम अपना डेट चेक करोगे, ठीक है, ये समझ गए। आगे बढ़े क्योंकि टाइम का शॉर्टेज है, ठीक है। अगला भी क्लास है ना असल में आप सबके बाद, तो थोड़ा सा मैं आप आगे बढ़ूं। यस सर, आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये आपका मैंने इतना समझा दिया कि यहाँ पर आप एंट्री सही करिएगा। दूसरी बात कि जो आप अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि अब सॉफ्टवेयर में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, तो आप अमाउंट यहाँ पर जितना लिखोगे उसका 2 गुना ही बढ़ा सकते हो, ठीक है, मतलब कि 100% बढ़ा सकते हो जब आप एक्टिविटी पर काम करने जाओगे। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर इंटर कर रखा है हैंडपंप रिबोर, ठीक है, हैंडपंप रिबोर, ठीक है। अब इसकी कीमत मान लीजिए कि 40,000 रुपए है, ठीक है, और संजोग से आप जब इसका एस्टिमेट बनवाए तो 50,000 निकल के आ गया, ठीक है। तो अब आप इसका चूंकि कितना बढ़ा सकते हो, 40,000 है तो 2 गुना 80,000 अधिकतम, लेकिन आप इससे जानबूझ के बिल्कुल मत बढ़ाइएगा। क्योंकि अगर आपने इसे 80 कर दिया तो आपने प्लानिंग जो मैं आपका समझा रहा था कि जो आपका ये प्लानिंग था, ये आपका टोटल आपकी मान लो प्लानिंग 200 रुपए की बनी है, तो अगर आपने उस पर्टिकुलर एक्टिविटी, मान लो पहले ही एक्टिविटी है, अब आपने उसको 40,000 रुपए फीड किया था, अब आपने उसको तुरंत बढ़ा दिया, 2 गुना कर दिया, तो उतना आपका माइनस में चला जाएगा, क्योंकि बजट से आपका ज्यादा हो गया वो। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर आपकी टोटल जो प्लानिंग है प्रशासनिक, जब आप करने जाते हो तो कहता है इनसफिशिएंट कर दिया, इसीलिए कभी भी हिट एंड टाइम मत करिएगा। जितने की आपकी कार्य योजना बनती हो पर्टिकुलर उतने ही अमाउंट का इंटर करिएगा। ये मत सोचिएगा मैं इसे आगे बढ़ा लूंगा, बढ़ा तो लोगे लेकिन फिर उस आईडी के अलावा कोई और आईडी पर आप काम नहीं कर पाओगे। इसलिए एग्जैक्ट, क्योंकि आप लोग इतने साल से काम करते आ रहे हो, ये गलती कहाँ होती है, केवल ऑपरेटर पर डिपेंडेंसी की वजह से।
केवल और केवल आपको पता है कि 100 मीटर खड़ंजा इंटरलॉकिंग सीसी रोड नाली में कितना खर्च आता है? अरे बहुत होगा, 19-20 होगा। इसीलिए 2 गुना का बढ़ाने का पावर दिया गया है, लेकिन लोग उसे मिसयूज कर लेते हैं कि अभी ज्यादा एक्टिविटी डालनी है तो काम की छोटा छोटा अमाउंट डाल दो। अब मान लीजिए कि हैंडपंप मरम्मत डालना है, अब आपने 1000 रुपए डाल दिया कि चलो हम इसको बढ़ा लेंगे आगे। आगे जब बढ़ाओगे तो 2000 से तो ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं। अब काम आपका खर्च हुआ 4000 रुपए, तो 2000 रुपए कहाँ से लेकर आओगे? प्लस आपने 1000 रुपए बढ़ाया तो आपकी प्लानिंग में 1000 रुपए माइनस हो जाएंगे। माइनस कहाँ दिखता है? यहाँ देख लो, बजटी में जाओगे, यहाँ पर यहाँ पर आप यहाँ लास्ट वाले कॉलम में ये रिवर्टेड अमाउंट में जाओगे, देखो यहाँ माइनस आ रहा है। इसमें 4,07,000 रुपए का माइनस है। क्यों? क्योंकि जो इस पर आप क्लिक करोगे, अब इसमें आपका देखोगे जो इसमें प्लानिंग थी वो इन्होंने क्या किया होगा कि जस्ट डबल अमाउंट बढ़ा दिया होगा इस एक्टिविटी पर। इसीलिए हीट एंड टाइप बिल्कुल मत करिएगा। अमाउंट में जितने की आपकी कार्य योजना है उतना ही आप एंट्री करिए, ताकि आपको जब काम कराने हो तो 19-20 मतलब भाई 4000 रुपए है तो 4100 रुपए कर लो। सर ये माइनस कैसे एक्सेप्ट कर लेता है? हाँ सर ये माइनस एक्सेप्ट कैसे कर लेता है? आप ऐसे समझो कि आपने यहाँ पर एक्टिविटी डाली है 63, इसको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो आप लोग कर ही रहे हो, लेकिन प्लानिंग आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, मान लो कि आपकी पूरी प्लानिंग कितने की थी? सॉरी यार, प्लानिंग आपने की है टोटल 200 रुपए। 200 रुपए मतलब राजवीर केंद्रीय भी सबका मिलाकर, ठीक है। जी। अब 200 रुपए में आपने एक्टिविटी इंटर की है 10, ठीक है, मतलब 10 काम आपने इंटर कर रखा है, ठीक है। अब आप, मैं इसको छोटा कर देता हूं, 5 कर देता हूं, ठीक है। अब आपकी एक्टिविटी मान लीजिए कि हर एक्टिविटी कितने की हो गई आपकी? 40 रुपए की। 40 रुपए की, ठीक है। हर एक्टिविटी होगी 40 रुपए की। इसी तरह आपने 5 एक्टिविटी इंटर कर ली। अब जब आप पहला काम कराने गए प्रशासनिक में, एडमिनिस्ट्रेटिव में, आपने क्या किया? 40 रुपए को कर दिया 80 रुपए। कितना? डबल कर दिया। अब आपकी तो टोटल प्लान कितना है? 200 माइनस कितना जाएगा? जी 120 बचेगा। 40 आपका माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मतलब आपके पास कितना बचेंगे भाई? 40 तो आपका पहले से था 200 में, 40 आपका माइनस हो गया तो 160। प्लानिंग में इतना अमाउंट है ना आपका बजटरी में। अब आपने क्या किया? फिर दूसरी एक्टिविटी ली, उसको भी आपने कर दिया जस्ट डबल, तो फिर 40 रुपए कम हो गए आपके। 2 एक्टिविटी हो गई। अब तीसरा आपने किया, फिर मान लो कि आपने उसको डबल कर दिया, तो कितना हो गया? 80। सर डबल कर दिए तो वहां डबल माइनस होना चाहिए कि सिंगल? सपोज नहीं, देखो आपका तो 40 पहले से था जी। 40 तो आपका 200 का पार्ट था ही आपका, तो उधर 160 बचा। अगर इधर 80 कर दिए तो उधर 120 बचना चाहिए। हाँ सॉरी, वहां पर आपका कितना बचा? माइनस हुआ आपका 120, ठीक है, 120। अब फिर जब आप डबल किए तो फिर कितना कम हो जाएगा? वैसे कम हो जाएगा सर उसका भी। 80 फिर आपका कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? 40। तो 2 एक्टिविटी पे तो आपने काम कर लिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप एक्टिविटी करने जाओगे, अगर आपने वहां पर 40 रुपए से ज्यादा की एक्टिविटी डाली, तब वो कहेगा इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि कितना बचा है अब आपके पास? 40 ही बचा। 40 रुपए। तो सर उधर माइनस एक्सेप्ट कैसे कर लिया सर? वो एक्सेप्ट नहीं किया, वो आपको नोटिस दिया भाई। तो आप ऐसे समझो, चलो आप शॉप पर गए 100 रुपए लेकर जेब में, ठीक है। अब आपने एक ब्रेड खरीदा सर समझ गया 60 रुपए का, और सर समझ गया।
40 रुपए का आपने वो ले लिया, मिल्क ले लिया, अब आपके हो गए 100 रुपए। लेकिन अब आपको कोई और सामान लेना है तो क्या करोगे जी आप? सर, समझ गए सर। आप आपका सर बहुमूल्य टाइम हम बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते सर। कहीं कहीं 14 लाख 8 लाख रुपए दिखा रहा है, हाँ, तो वो उतना लंबा अमाउंट सर कैसे एक्सेप्ट कर लेता है, ये सर हमारा क्वेश्चन था। अगर कम टाइम में सर नहीं तो फिर बाद में सर आपसे कंटेक्ट नहीं नहीं, वो हम बता रहे हैं ना, वो आपका देखने में वो थोड़ा सा वो भ्रम होता है। वो केवल शुरुआत से कुछ एक्टिविटी पर कर लेता है, बाद में करने जाओगे तो कहेगा कि माइनस में है। लोग करते क्या है, जैसे अब आप प्रशासनिक में जाओ, मैंने आपको दिखाता हूँ एक एक्टिविटी। प्रोग्रेस से रिपोर्टिंग में जाओगे, एडमिनिस्ट्रेटिव में, यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये बातें उसी को समझ में आएगी जो पहले से कुछ काम कर रखा होगा। एकदम से अगर समझना चाहोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी समझने में। मैं एक एक्टिविटी आपको दिखा रहा हूँ। होता क्या है कि जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था बजटरी में ओन सोर्स रेवेन्यू अमाउंट लगभग 4 लाख रुपए था। जी। अब उस ग्राम पंचायत में उतना ओएसआर है ही नहीं, होता है नहीं, इतना नहीं। राकेश जी, आपकी ग्राम पंचायत में ओएसआर कितना होगा? वैसा अभी जो खाता खुला है सर, हाँ, मतलब कि जो राज्य वित्त केंद्रीय वित्त के अलावा अमाउंट होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सर और कोई अमाउंट तो सर है नहीं, वो इंटरेस्ट का है। ठीक, क्योंकि आप सबका क्वेरी है तो मैं जवाब दे दूं ताकि आप लोग गलतियां ना करो, क्योंकि फिर आप लोग सप्लीमेंट्री नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम हो रही है आप सबको भी और हम लोगों को भी। सर इसके बाद मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा बस सर, फिर और नहीं पूछूंगा। बिल्कुल पूछिए, क्योंकि अब समय से ज्यादा हो गया है, मैं समझाने के चक्कर में ज्यादा टॉपिक कवर नहीं कर पाया। क्योंकि पेमेंट तो आप लोग कर रहे हो इतना पता है, लेकिन आप लोग की प्लानिंग में गड़बड़ हो रही है, इसलिए मैं प्लानिंग पे ज्यादा फोकस किया हूँ। क्योंकि प्लानिंग आपकी सही होगी तो आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लॉगिन होना बंद हो गया। सर मौखिक बता सकते हैं सर? हाँ, मौखिक सर बता दीजिए। ओके, बता दें। जी सर। अच्छा, चलो मैं बता रहा हूँ, मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। जैसे कि लोग क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी इंटर करने के लिए क्या करते हैं कि ओन सोर्स रेवेन्यू का जो OWN का बजट होता है वो देते हैं, बढ़ा देते हैं। जी सर। ये सोचते हैं कि हम प्रशासनिक में जाकर स्कीम चेंज कर लेंगे, ठीक है। करेक्ट सर। अब आप प्रशासनिक में तो गए, लेकिन आपकी एक्टिविटी पड़ी थी ओन सोर्स रेवेन्यू में, मान लो कि 1 लाख रुपए की, ठीक है। जी। अब आपने उसे ओन सोर्स रेवेन्यू को चेंज करके कर दिया 15वां वित्त कर दिया, तो ओन सोर्स रेवेन्यू में 1 लाख का तो कम हो जाएगा अमाउंट, लेकिन आपका 15वां में 1 लाख रुपए माइनस चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अब आप जब काम कराने गए, ठीक है, वो भी केवल सर, वो भी केवल टाइट एक्सेप्ट करता है, टाइट एक्सेप्ट नहीं करता सर। मतलब कि एक तो कोई मान लो कि आपने पंचम विधि कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 4,18,000 कितना भरा हुआ है, 4,81,84,000 मोबाइल में तो क्लियर नहीं है। 41,84,000 ओन सोर्स रेवेन्यू में पड़ा हुआ है। अब किसी ग्राम पंचायत का 41 लाख होगा ओन सोर्स रेवेन्यू? नहीं होगा। केवल क्या कि एक्टिविटी इंटर करने के लिए उन्होंने इतना अमाउंट बढ़ा दिया। सोचा कि जब हम प्रशासनिक में जाएंगे तो यहाँ पर चेंज कर लेंगे। कहाँ पर? प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में जाओगे जी। तो तुरंत वो अमाउंट आपका हो जाता है माइनस में। अब यहाँ पर गए आपने किसी एक्टिविटी को लिया सपोज, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए कौन सा स्कीम है,
ओनसोर्स रेवेन्यू कितना का, 2,20,000 रुपए का। अब यहाँ पर क्या किया कि इन्होंने, चूंकि ओनसोर्स रेवेन्यू तो उनके पास ग्राम पंचायत पैसा है नहीं, अब उनको काम कराना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई मेरे पास तो पंचम वित्त और 15वें वित्त का पैसा है। हमने तुरंत क्या किया, स्कीम चेंज कर ली, अमाउंट ले लिया। यहाँ पर हमने वही अमाउंट, मान लीजिए 2,20,000 तो था ही, इसका चूंकि डबल कर सकते हो, तो उन्होंने कहा कि 4,40,000 कर दो, काम करा लेंगे। तो कितना जाएगा माइनस अब? उसमें सर वही 440 जाएगा। 440 पूरा पूरा चला गया माइनस। अब आपका पंचम वित्त का बजट मान लो सपोज करो कि 10 लाख है, अब उसमें से आप 2 से 3 से ज्यादा एक्टिविटी काम नहीं करा पाओगे, क्योंकि 4,44,000 तो एक एक्टिविटी आपने उस स्कीम में जोड़ दी, समझ लो, जिसका बजट था ही नहीं, इसलिए वो मायने जाता है। अब उसके पास क्या, अब आपके पास रीजन है कि ऐसे एक्टिविटी अगर आपको जो माइनस में चला गया है और काम आपको कराने हैं, तो आपके पास अबेंडन करने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अबेंडन करोगे तो पैसा फिर वापस आएगा, तब आप और कोई काम ऑनगोइंग कर पाओगे, नहीं तो ऑनगोइंग कर ही नहीं पाओगे। दूसरा कि सप्लीमेंट्री आपको इंटर करनी है, तो चूंकि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आपका प्लानिंग मेन प्लान अगर 200 रुपए का पड़ा हुआ है, ठीक है, मेन प्लान आपका ही 200 रुपए का है, तो अगर आपको आप सप्लीमेंट्री इंटर करनी है तो कैसे करोगे? बजट तो आपका पूरा पूरा 200 रुपए का था। हाँ जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा यही था कि बजट आपका 200 रुपए का है, अब आपको सप्लीमेंट्री इंटर करनी है, तो आपने तो ऑलरेडी 200 रुपए अपना यूज कर लिया है कि आपने 60 रुपए का ब्रेड और 40 रुपए का मिल्क ले लिया है। अब आपको और कुछ एक्स्ट्रा लेना है तो कैसे करोगे? उधार तो मतलब कि ग्राम पंचायत को तो एक्स्ट्रा पैसा जा नहीं रहा है, मतलब उधार तो आप किसी से ले नहीं रहे हो ना, एक्स्ट्रा वो ले रहे हो, बजट ले रहे हो, फिर क्या करोगे? अब आप सोचोगे कि नहीं हम 60 के बजाय ब्रेड 30 रुपए का ले लेते हैं। मतलब आपने जो एक्टिविटी आपको एक्स्ट्रा इंटर करनी है उसका बजट आप कहां से लाओगे? जो पहले से काम इंटर हुआ है उसमें से किसी न किसी को आप अबेंडन करोगे, मतलब उसको काम नहीं कराओगे, तब वो अमाउंट आपका फ्री होगा, तब आप दूसरा अमाउंट पर वो काम एलोकेट कर पाओगे। अगर आपका पहले से ही माइनस में है तो पहले उस माइनस को बैलेंस करो। दुकानदार ने कहा नहीं भाई हम तुमको नहीं देंगे, पहले मेरा उधारी कंप्लीट करो, तब क्या करोगे आप? तो यही सब जो व्यवहारिक चीजें वैसा आप सोचो तो आपका सारे सोल्यूशन है। तो इसलिए सप्लीमेंट्री डालने से पहले आप वो काम चिन्हित कर लो जिसको काम आपको नहीं कराने हैं, उन सभी काम को आप क्या करोगे? अबेंडन करोगे। अबेंडन करने के बाद जो अमाउंट फ्री होगा उतने की आप सप्लीमेंट्री दोबारा इंटर कर पाओगे, लेकिन 200 रुपए का टोटल जो आपका प्लान होगा, मेन प्लान सप्लीमेंट्री, वो आपका 200 रुपए से ऊपर कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है जी जी ठीक सर, आई होप कि समझ में आया होगा। जी समझ में आ गया सर। एक और सब पूछ सकते हैं? आप पूछिए सर। जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर के हम बजट डबल कर लेते हैं, हाँ, मान लीजिए 1 लाख का है तो हम 2 लाख कर लिए और हमारा काम 1.5 लाख में हो गया, हाँ, तो जो 50,000 रुपए बचता है सर उसको रिवर्ट कर सकते उस हैं? काम को आप कंप्लीट दिखाओ, ठीक है, सारे जियो कम वो करिए, और यहाँ पर जो आपका रिपोर्ट में आता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे कोई भी काम करके तो यहाँ पर आता है कंप्लीट का, ठीक है, यहाँ फिजिकल प्रोग्रेस में आप यहाँ पर ये आता है कंप्लीट ऑफ वर्क, ठीक है, इसको कर लो कंप्लीट, और यहाँ पर ये आ रहा है टिक करने के लिए एसेट का, ये टिक कर देना, और सारे जो वाले आपके मतलब आप कोई आपको पेमेंट नहीं करना है करके आप सेव कर दोगे तो उतना अमाउंट आपका बैक हो जाएगा। जी जी थैंक यू। ठीक है, अबेंडन मत करना, क्योंकि अगर अबेंडन कर दोगे तो आपने पता चला कि 1.5 लाख रुपए खर्च भी किए हैं और आपने अबेंडन कर दिया तो आपका 1.5 लाख रुपए की वो रिपोर्टिंग से ही हट जाएगी। जी जीवनटनेस आता है सर वो। हाँ
अटेंडेंस का आता है कि दोबारा आप इसमें काम नहीं कर सकते। दोबारा काम करने की बात छोड़ दो, आप वो रिपोर्ट में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि अबेंडन कर देना, आप कंप्लीट करना वर्क, ठीक है, तो आपका पैसा उतना वापस आ जाएगा। और कोई और किसी पंचायत सहायक को कुछ पूछना है प्लानिंग का? सर जो कार्य है वो ऑपरेटर के माध्यम से करवाया जाता है, अगर पंचायत सहायक कुछ करवाया जाए तो कुछ अच्छा हो सकता है ऐसे। नहीं, हमने बातें पहले ही स्पष्ट कर दी है जी। जिले में भी जो लोग जुड़े हैं उनको भी स्पष्ट है, और सेक्रेटरी साहब को भी है कि अगर आप इन पंचायत सहायकों से हेल्प नहीं लेंगे तो अगर आप खुद काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास वैसे भी बहुत ओवरलोड है, बहुत ज्यादा काम होते हैं, तो आपको जब गवर्नमेंट इतना हेल्प कर रही है, ठीक है, सुविधा प्रोवाइड, आप उनका हेल्प लीजिए, ये लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो आपका काम बहुत आसानी से होता रहेगा। खासकर जो टाइम टेकन वाले काम है, जैसे प्लानिंग बहुत टाइम टेकन में होता है, लेकिन अगर उसको लोग पंचायत सहायक अच्छे से करेंगे, जियो टैग करेंगे, ठीक है, तो ये सेक्रेटरियों के लिए ही फायदेमंद है। सर बात ये है कि अगर पंचायत जी सर, अगर पंचायत सहायक ये काम है प्लानिंग का काम, तो अपने गांव का पूरा विकास के बारे में सोच सकते हैं। अगर ऑपरेटर से करवाते तो लोग एक कमरे में बैठ के प्लानिंग कर लेते। आपको पहले स्पष्ट कर दिया कि अगर आप चूंकि जीपीडीपी को बनाने में फैसिलिटेटर का रोल पंचायत सहायक का है, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट है। आप जियो टैग कराओ इनसे तो वो अच्छे से जियो टैग करेंगे। मैं आप इसमें एक रिपोर्ट ये बता दूं, जो सेक्रेटरी लोग जुड़े हैं वो लोग भी ध्यान दे लीजिए कि अगर आप कोई ऐसा काम लेते हो, ठीक है, जैसे कि मैं कर दूं कंस्ट्रक्शन, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड लिया आपने, तो इसमें एक देखो यहाँ पर नीचे आ जाता है, अगर कोई आप फ्रेश वर्क लेते हो, अब यहाँ पर आबादी भर दो, फिर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए कर दिए, ये आता है नीचे असेट, ठीक है। इस पे आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पर पूछता है कि ये काम आपके कहाँ पर हो रहे हैं, कौन सा एरिया है नीचे। ये नीचे एरिया आ रहा है। अब सपोज ये कि अगर आपकी ग्राम पंचायत में एक से ज्यादा राजस्व गांव है, एक से ज्यादा राजस्व गांव है, अब यहाँ पर आपको चूज करना है कि अगर एक से ज्यादा आता है, किसी किसी ग्राम पंचायत में आते हैं, तो जो बाहर के ऑपरेटर होते हैं वो आंख बंद करके पूरे के पूरे रेवेन्यू विलेज को या कर देते हैं इधर, अथवा किसी गलत रेवेन्यू विलेज को इधर कर देते हैं। तो अगर पंचायत सहायक इंटर करेगा तो उसको पता है कि राम के घर से श्याम के घर तक ये रोड किस रेवेन्यू विलेज में है, तो उसकी वो एंट्री सही करेगा। क्यों मैं इस पर फोकस कर रहा हूं, क्योंकि जब आप इसको ये डेटा सेव करके एक्सपेंडिचर कराते हो, तो जब जियो टैग करने जाते हो तो जो विलेज आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया होता है वो जियो टैग आपका उसी विलेज में होता है। अगर आपने यहाँ से गलत विलेज को इधर से लेफ्ट राइट कर दिया तो जियो टैग भी आपका गलत रेवेन्यू विलेज में होगा। आप ऐसे सोचिए कि अगर आपका सचिवालय, ठीक है, एक ग्राम पंचायत में बना हुआ है और आपने उस आपके रेवेन्यू आपके ग्राम पंचायत में एक रेवेन्यू विलेज है, एक वाई रेवेन्यू विलेज है। अब आपने जो बाहर का ऑपरेटर है उसको नहीं पता कि ये सचिवालय कहाँ पर है, उसने वाई वाले को उठा कर दिया अथवा एक्स वाई जोन दोनों को उठा कर दिया। अब जो जियो टैग करने गया वो भी मान लो बाहर का व्यक्ति है, तो वो देखेगा कि ये हमारा जो जियो टैग करना है रेवेन्यू विलेज एक्स में करना है कि वाई में करना है। अब उसने वाई में कर दिया तो अब आपका रिपोर्टिंग कहाँ चली गई, वाई वाले विलेज में। कोई उसको देखेगा, कोई रिपोर्ट निकालेगा। मान लीजिए कि अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग गूगल मैप से पहुंच जा रहे हैं, आपके मानचित्र पर जो पंचायत मानचित्र है उस पे जो आपका डेटा दिखेगा वो गलत रेवेन्यू विलेज में दिखेगा।
अब कोई बाहर के व्यक्ति जा रहा है सत्यापन करने कुछ करने, तो उसने देखा कि ये उसका लोकेशन है, उस लोकेशन पर जाकर देख रहा है तो उस पर वो आपका सचिवालय है ही नहीं। कोई भी असेट ले लो आप, वहां पर आपका असेट वो दिखेगा नहीं, तो वो आपका गलत हो गया। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप पंचायत सहायक से, क्योंकि पंचायत सहायक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होंगे अगर वो गलत एंट्री करते हैं तो। लेकिन अगर उनसे आप काम ही नहीं लोगे, आप उन्हें सीखने नहीं देंगे, तो फिर सेक्रेटरियों के लिए ही मतलब वो सही बात नहीं है। कृपया करके इन लोगों को मौका दीजिए। आप सिखाएंगे, जैसे ये आपका मानचित्र है, इस पे आपके पूरे डेटा आते हैं, यहां से आप सिलेक्ट करिए, ठीक है। अगर आपको जैसे कौशाम्बी, अब ब्लॉक चूज कर लीजिए, ठीक है। अब ग्राम पंचायत चूज कर लीजिए। अब यहाँ पर आपके ये पूरे असेट दिखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके अगर जियो टैग गलत होगा तो ये सारे रिपोर्ट आपके गलत आएंगे। कल को कोई इसको देखेगा, ठीक है, तो कहेगा कि ये तो सचिवालय यहाँ पर है ही नहीं। इसलिए हमारा कहना था कि आप लोग मतलब थोड़ा सा प्लानिंग, मैंने पूरा समय प्लानिंग पे दिया है, क्योंकि डीएससी तो आप लोग लगा ले रहे हो, क्योंकि नहीं भी होगा तो आप लोग सीख जाओगे। लेकिन प्लानिंग गलत कर दोगे तो पूरे साल नहीं सही होगा, आप ये मान लो। क्या हमेशा नहीं सही होगा वो। स्टेटस कंप्लीटेड। अब इसमें बहुत सारे डेटा हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं धीमे धीमे, तो आपको जो भी आप लोग काम करा रहे हो यहाँ पर दिखता जाएगा धीमे धीमे सारे, ठीक है। चलिए, ठीक है, फिर और कोई क्वेरी ना हो तो फिर मैं इसको खत्म करता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। ठीक, ओके, थैंक यू।